हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज का। ये सेकेंड पार्ट है टेस्ट नंबर 17 का। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था। ये सेकेंड पार्ट है और हमारा अगला कल टेस्ट होगा 18 वाला। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लोग सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज जाएंगे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब दिया होगा, जो टाइटल में दिया रहेगा #CSC सर्कल। उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो मेरा होम पेज चैनल का है, ठीक है, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। सारी प्लेलिस्टें वहाँ मैंने बना रखी हैं। ठीक है, तो उससे आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिलती हैं तो बताइएगा, तो मैं उसको और भी उसके कोई प्रोसीजर करता हूँ कि मतलब कैसे उसको आप लोगों को वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, बाकी तो लिंक में भी दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आज है ये 51 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट लायन मालाबारी जनजाति का पुनर्वास प्रस्तावित किया गया है। तो ये मालाधारी जो है, ठीक है, तो ये मालाधारी के बारे में बताना है। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये मतलब किससे संबंधित हैं। तो ए ऑप्शन है बुग्याल घास मैदानों में, ठीक है, और बन्नी घास के मैदानों में, और शोला घास के मैदानों में, और खज्जियार घास के मैदानों में। ठीक है, तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन सही है। जो ये बन्नी घास के मैदान हैं, यहाँ ये पाई जाती है जो मालधारी जो जनजाति होती है। ठीक है, और ये गुजरात की एक पशुपालक प्रजाति है। ठीक है, मतलब जनजाति है। और ये कच्छ के रण में जो ये मरुस्थली क्षेत्र है, वहीं पे ये मतलब बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 52। इसमें कहा गया कि शून्यकर्षण कृषि के संबंध में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, शून्यकर्षण कृषि मतलब जीरो टिलेज के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि यह भूमि के पूर्व तैयारी के बिना ड्रिलर्स के माध्यम से बीज बोने की प्रक्रिया है। और सेकेंड है कि इससे फसल के लिए जल की आवश्यकता और ऑक्सीकरण द्वारा जैविक कार्बन की हानि कम होती है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इससे जो है ऑक्सीकरण की जो कार्बन की ऑक्सीकरण की जो हानि होती है वो कम हो जाती है। और जीरो ड्रिलिंग से हम किसी भी बीज की बुआई करते हैं, मतलब जो खेत होता है, ठीक है, जैसे ये खेत है तो उसमें बिना जुताई किए ही उसमें बुआई कर दी जाती है ड्रिल के द्वारा। ठीक है, मतलब एक सीड ड्रिल होती है, जैसे गेहूं की बुआई है तो गेहूं के लिए एक सीड ड्रिल आती है। ठीक है, बुआई का यंत्र, उसके द्वारा डायरेक्ट कर दी जाती है बिना जुताई के। ठीक है, तो ये इसी को ये बोला जाता है जीरो टिलेज। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा 53। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपचार की जैविक विधियां हैं। तो फर्स्ट है कि बायोवेटिंग है, एयर स्ट्रिपिंग है, और फाइटो रेमेडिएशन है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि मृदा उपचार की जैविक जो विधियां होती है, मतलब जो बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है जो सॉइल का, ठीक है, उसको कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखो बायोवेंटिंग के द्वारा किया जाता है, और फाइटो रिमेडिएशन मतलब पौधों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बायो बेंटिंग के द्वारा किया जाता है, और एक जो जैविक छिड़काव होता है मतलब बायोलॉजिकल स्प्रेइंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो एयर स्ट्रिपिंग होती है ये एक भौतिक क्रिया है, ना कि जैविक क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 54। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वन्य अवस्था में एक दीर्घकालिक पौधा है, हालांकि इसकी अधिकांश कृष्ट फसलें वार्षिक होती हैं। ठीक है, सेकेंड है कि इसमें मूसला मूलतंत्र होता है, जिसमें द्वितीयक मूली होती है जो प्राथमिक मूल से पार्श्वी रूप से निकलती है। और थर्ड है कि फसल लगने की अवधि के दौरान बृहद दैनिक विभिन्नताओं के साथ ठंडी रातों वाले गर्म दिन विकास के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो ये किस जलवायु के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, और ये मतलब इस स्थितियों में कौन सी फसल जो है इसमें सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि गन्ना है, कपास है, चावल है, या मोटे अनाज हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये
ये कपास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती हैं ये दशाएं कि उसके लिए एक मतलब मूसला, उसमें जड़, एक द्वितीयक मूसला जड़ देखने को मिलती है और प्राथमिक मूल जो होती है वो पार्श्वी रूप से निकलती है, ठीक है। और इसके लिए ठंडी रातें और मतलब रातों में गर्म, मतलब ठंडी रातें और दिन में गर्म, दिन गर्म होने चाहिए, ठीक है, इसके अनुकूल वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके कपास के बारे में ये कहे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया कि कॉफ़ी उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इष्टतम स्थितियां मतलब अच्छी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच औसतन तापमान के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु। सेकेंड है कि स्थिर जल के साथ प्रचुर वर्षा। और थर्ड है कि छायादार वृक्षों की उपस्थिति, ठीक है। तो इसमें देखो छायादार वृक्षों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है काफ़ी बागानों को, ठीक है, उनको छायादार स्थानों पर ही उगाया जाता है। और फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें 20 से 27 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, इसी के बीच में इसमें गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन इसमें स्थिर जल की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें क्या होता है एक मतलब ढालू भूमि की आवश्यकता होती है, जिसमें कि पानी रुके नहीं, पानी का अगर आया है तो वो मतलब बह जाए, ठीक है, सिंचाई होने के बाद वो मतलब नीचे चला जाए। और ये देखने को मिलता है जो हमारी सिंचाई के लिए, तो ये 600 से 1800 जो किलोमीटर की ऊंचाई पे ये देखे जाते हैं। और इसके लिए अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए पर ईयर इसमें, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56। इसमें कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा में संशोधन करने के मुद्दे की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के अधिकतम निर्वाचन व्यय का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में किया गया है, ठीक है। और सेकेंड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाने के लिए अंतिम प्राधिकारी है, ठीक है। तो ये गलत है, इसमें ये क्या करता है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये सिफारिश करवाता है, ठीक है, मतलब ये अंतिम प्राधिकारी नहीं है। अगर अंतिम अथॉरिटी की बात करें तो ये केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है, उसी के द्वारा अंतिम अप्रूवल दिया जाता है। तो ये हमारा गलत है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा में जो लड़ने वाले उम्मीदवार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं, उनके निर्वाचन का व्यय बढ़ाने के लिए जो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है, ठीक है, उसके अंतर्गत किया जाता है, ना कि 1950 के अंतर्गत। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, दोनों गलत हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है, आपको आंसर बताना है कि इसमें जो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है और संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है कभी कभी और हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वरना मैं नहीं पूछता, ठीक है। तो ये आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है, कल बता दूंगा मैं, अगर आप लोगों को आज नहीं पता होगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 57। तो इसमें कहा गया है कि कमचटका प्रायद्वीप के बारे में बताना है, ये किनके बीच स्थित है, ठीक है, कमचटका द्वीप, ठीक है। तो ये फर्स्ट है कि ओखोटस्क सागर और बेरिंग सागर, सेकंड है कि अरल सागर और कैस्पियन सागर, सी है कि लाल सागर, अरब सागर, और डी है कि काला सागर और एजियन सागर, ठीक है। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, जो ओखोटस्क सागर और बेरिंग सागर के बीच में स्थित है ये कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो तुम्हारा अलास्का और रसिया वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसके बीच में जो है जहाँ संधि है उसी के नीचे ये देखने को मिलता है, ठीक है, प्रशांत महासागर में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें दिए गए मतलब ये जनसंख्या पिरामिड का आकार दिया है, उनका महत्व दिया गया है कि किसके बारे में कौन क्या कहता है, ठीक है। तो गुंबदाकार आकार की बात करें तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। सेकेंड है कि
ये जो बैरल आकार है तो ये मतलब जनसंख्या का बुजुर्ग होना, और बल्ब आकार है ये जनसंख्या का विस्तार होना। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये गुंबदाकार आकार का मतलब होता है इसका नकारात्मक जनसंख्या का वृद्धि होना नहीं होता है। इसमें होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसकी दर में गिरावट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें मतलब गिरावट देखी जाती है, ना कि जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है। सेकेंड, अगर हम बैरल आकार की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो अधेड़ होते हैं व्यक्ति, उनकी जो मतलब जैसे जनसंख्या है उसकी गति जो मतलब वृद्धि की गति होती है वो धीमी हो जाती है। इसमें अधेड़ जनसंख्या देखने को मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें वृद्धि दर बहुत तेज़ी से नहीं होती है। और ये थर्ड वाला जो है ये बल्ब आकार, इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें ये जनसंख्या का विस्तार नहीं होता है, जनसंख्या संकुचित हो जाती है। मतलब जो इसका पिरामिडी आकार बनता है ये संकुचित पिरामिड आकार बनता है, और इसमें जो जनसंख्या होती है वो नेगेटिव में इसमें वृद्धि दर होती है। ठीक है, मतलब नकारात्मक जनसंख्या में वृद्धि देखी जाती है ये बल्ब आकार में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये जनसंख्या वाले टॉपिक से आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा मैंने बता दिया अच्छे से, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 59। तो इसमें कहा गया है कि प्राय सुर्खियों में रहने वाली ऋण सेवा निलंबन पहल यानी DSSI किसकी पहल है। ठीक है, तो G20 की है, और बी ऑप्शन है G7 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, और ब्रिक्स की है। ठीक है, तो किसकी ये मतलब जो DSSI यानी ऋण सेवा निलंबन पहल है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखो ये G20 कंट्री जो हैं उनका इनिशिएटिव है। और इसमें था क्या, क्योंकि ये जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि इसकी जो ये ऋण सेवा निलंबन पहल है। ठीक है, इसकी अभी सीमा बढ़ाकर 6 महीने और बढ़ा दी गई है। और ये जो किया क्यों गया था, इसका ऋण सेवा निलंबन का पहल की क्यों गई थी, तो इसका करने का कारण यही था कि जो कोविड-19 की जो कार्य योजना है उसको निपटने मतलब उसका निपटान करने के लिए या उसको फेस कर रहे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये एक कार्य योजना लाई गई थी। ठीक है, G20 कंट्री के द्वारा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। तो फर्स्ट है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र, और सेकंड है कि उत्तरी अमेरिका का मेसावी क्षेत्र, और थर्ड है कि चीन का मंचूरियन क्षेत्र, और फोर्थ है कि यूरोप का यूराल क्षेत्र। ठीक है, तो देखो इसमें ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो जर्मनी में रूर क्षेत्र कोयला और इस्पात के लिए बहुत फेमस है, और मेसावी उत्तरी अमेरिका में, मंचूरिया जो ये चीन का है, और यूराल पर्वत वाला जो क्षेत्र है ठीक है ये यूरोप में बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये चारों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 61। तो इसमें कहा गया कि वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि विगत 2 शताब्दियों से वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि हो रही है, और सेकेंड है कि वर्तमान में सभी महाद्वीपों में एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है। ठीक है, तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको। तो अगर इसमें बात करें तो निरंतर जो कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो नहीं ये गलत है। निरंतर देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये गलत हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर कोई चीज़ें बहुत मुश्किल से ही होती है, रेयर की मतलब चीज़ें होती हैं जो मतलब होती हैं। तो इसमें 2 शताब्दियों में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की जो बात की है ठीक है, तो इसमें ये गलत है, क्योंकि अभी द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट देखने को मिली थी ठीक है, तो उसमें क्या था इसी के बारे में दिया गया है पूरा डिटेल में। क्योंकि इसमें क्या है कि जो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर में जो कहा गया निरंतर वृद्धि हुई है, तो नहीं ये कमी देखी गई है। ये 1965 से 70 के बीच जो ये देखी गई थी ठीक है, 1965 से 70 के बीच ये देखी गई थी जो 2.1 थी। ठीक है, 2.1 थी, लेकिन अभी 2015 और 20 की जो ये रिपोर्ट आई है इसमें 1.1 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी 1.1 हो गई है, तो ये घट गई है, तो इसमें वृद्धि नहीं हुई है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि जो ये जनसंख्या वृद्धि है ये कहा गया है कि एशिया में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम है, मतलब सबसे ज़्यादा है। तो नहीं, ये एशिया में नहीं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। और यहाँ की ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है
तो इसकी अगर जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की देखेंगे तो 2.52% है, ठीक है। मतलब 2.52 अगर बात करें तो है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट ये भी। और अगर जो द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट प्रॉस्पेक्ट आई है, ठीक है, उसमें जो अगर पूरे वर्ल्ड की अगर औसत जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये 1.08% है, ठीक है। 1.08% है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1.0 नहीं चला यार, 0.8%, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसको भी आप लोग रखना क्योंकि ये रिपोर्ट आई है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हमारा इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें कहा गया है कि लिंग संगठन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि विगत 5 दशकों में भारत में जो शहरी लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। और सेकंड है कि भारत में शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात की तुलना में कम है, ठीक है। तो जो कहा गया है कि तो ये तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो शहरी लिंगानुपात है ये देखने को मिलेगा, जो शहरी लिंगानुपात है ये जो ग्रामीण लिंगानुपात की तुलना में कम है, क्योंकि जो शहर में ये देखने को मिलेगा तो ये 929 है, ठीक है। जो करंट टाइम की बात करें तो ये 929 देखने को मिलेगा 1000 जो है पुरुषों पे, ठीक है। 1000 पुरुषों पे 929 महिलाएं हैं। लेकिन अगर ग्रामीण में बात करें तो यही 949 देखने को मिलेंगी औरतें 1000 पुरुषों पे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट मतलब ये सही है, ये सही है, सॉरी, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया कि शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात की तुलना में कम है। तो ये सही बात है, ये तो कम है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि 5 दशकों में शहरी जो लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। तो अगर हम बात करें तो ये जो सेंसस आया था 1961 का, ठीक है, तो इसमें ये देखने को मिला था शहरी लिंगानुपात 845, ठीक है, 1961 का था। और उसके बाद जो ये 2011 का सेंसस आया है, अगर इसमें बात करें तो ये 929 हो गया है। तो ये निरंतर बढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो गया हमारा सी वाला, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 63। तो इसमें कहा गया है कि प्रमुख खनिजों में पाए जाने के संदर्भ में बताना है कि कौन से मतलब इसमें स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि कोयला मुख्य रूप से अग्नीय और कायांतरिक चट्टानों के भ्रंशों और दरारों में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड है कि टिन तांबा जैसे धात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में निक्षेपण और संचयन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। और थर्ड है कि जो स्वर्ण जैसे खनिज घाटियों के तल और पहाड़ियों के आधार पर जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो ये स्वर्ण खनिज होते हैं ये घाटियों और पहाड़ियों के आधार के जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो टीन और तांबा के जो ये धात्विक खनिज हैं ये अवसादी चट्टानों में नहीं, ये आपको देखने को मिलेंगी जो अग्नीय चट्टानें होती हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फिक यानी जो अवसादी चट्टानें होती उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि जो ये अग्नि और कायांतरिक चट्टानें हैं इसमें ये कोयला नहीं पाया जाता, कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हैं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 64। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सामान्यतया जो बड़े शहरी केंद्रों के निकट अवस्थित होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ताप विद्युत संयंत्र हो गया, सेकेंड है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, और थर्ड है कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, और फोर्थ है कि पेट्रोलियम परिशोधनशालाएँ हो गई, ठीक है। तो इसमें देखो पेट्रोलियम परिशोधनशालाएँ इसके करीब होती हैं जो बड़े शहर होते हैं, और सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ये अब दो आपको शहरों के करीब देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये होते हैं विद्युत संयंत्र और फार्मास्यूटिकल, ये आपको जो कच्चा माल जहाँ प्रोवाइड होता है, ठीक है,
वहाँ पे ये कच्चा माल और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो मतलब जहाँ ऊर्जा सस्ती होती है वहाँ पे ये लोग मतलब अपने जो उद्योग होते हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं। क्योंकि कारण ये होता है कि ये जो ताप संयंत्र है और ये फार्मास्यूटिकल होती हैं तो इनके लिए क्या होता है कि जो हमारे लिए एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है और कच्चा माल जैसे होता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में उपलब्ध होता है। और कच्चे माल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे जैसे 100 टन हमने ले लिया लोहा इस्पात इस्पात ले लिया 100 टन, लेकिन उससे बन रहा है कितना 10 टन। बाकी हमारा जो ये 90 टन ये ख़राब जा रहा है, तो इसको प्रोसेस करने में ये मतलब भाड़े में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जहाँ जिस फाइनल प्रोडक्ट को कम आंका जाता है, मतलब जिसका फाइनल प्रोडक्ट कम बनता है, तो उसको कच्चे माल और एनर्जी का जहाँ सोर्स होता है उसके करीब लगाया जाता है, ठीक है। मार्केट के पास नहीं लगाया जाता। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग और जो पेट्रोलियम परिशोधनशालाएँ होती हैं तो इसमें जितना मतलब ये कच्चा माल होता है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कोई वज़न में कमी नहीं आती है। तभी ये मतलब मार्केट के करीब लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाए और मार्केट को जल्दी से जल्दी उसे प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो हमारा सही हो गया बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस सेवा क्षेत्र नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें कहा गया है कि किस सेवा क्षेत्र के क्रियाकलापों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जो ये मतलब दिए गए हैं तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो थोक व्यापार हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मुद्रा मीडिया पत्रिका है, ठीक है, और नीति निर्माण है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे ये हमको बताना है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो जो मीडिया है, थोक है, और ये जो मुद्रक मीडिया पत्रिका है और नीति निर्माण है, तो ये सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं, मतलब थर्ड टर्शियरी जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और ये मतलब 3 प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी सेक्टर की होती हैं जिसमें जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है। सेकेंड में तुम्हारी इंडस्ट्री के जो विनिर्माण क्षेत्र होता है उसके वो आती हैं, और सेवाएँ तीसरे क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 66। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने हाल ही में अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण किए हैं, ठीक है। इस संदर्भ में एनजीटी के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि एनजीटी का निर्माण अंतिम होता है और उसे जो एनजीटी का निर्णय अंतिम होता है और उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और थर्ड है बी है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को एनजीटी का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। और सी है कि एनजीटी का क्षेत्राधिकार उन सभी सिविल सेवाओं, सिविल और आपराधिक मामलों में विस्तारित होता है जिनमें पर्यावरण से संबंधित सारभूत प्रश्न सम्मिलित होते हैं, ठीक है। मतलब सारे प्रश्न जो पर्यावरण के होते हैं वो सारे सम्मिलित होते हैं। और डी है कि एनजीटी के सभी सदस्य 70 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें बताना है कि कौन सा एनजीटी के बारे में स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, ठीक है, उनको इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है। और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है। लेकिन इसे स्टेचुअरी जो स्टेटस दिया गया था ये 2010 के अंतर्गत दिया गया था, एनजीटी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया कि किसी देश को इष्टतम जनसंख्या वाला देश कहा है यदि उस देश की जन्म दर उनकी मृत्यु दर के समान हो जाती है। सेकेंड है कि यदि जनसंख्या की कुल प्रजनन दर प्रस्तावित प्रजनन दर तक पहुंच जाती है, ठीक है। और सी है कि देश में उपलब्ध संसाधनों से उसकी मानव जनसंख्या का इष्टतम जीवन स्तर संतुलित होता है, ठीक है। और डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें तो इसमें देखो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इष्टतम जनसंख्या वाला देश कहा जाता है उसमें होता है कि देश में उपलब्ध संसाधनों से उसकी मानव जनसंख्या का इष्टतम जो जीवन स्तर संतुलित हो जाता है, ठीक है। मतलब जितने रिसोर्सेस होते हैं उसी से उनका जीवन स्तर संतुलित हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 68। तो इसमें कहा गया कि मृदा दी गई हैं और इसमें न्यून खनिज दिए गए हैं कि उसमें कौन से मतलब तत्व नहीं पाए जाते हैं या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं उस मृदा में, तो उसके बारे में बात की जा रही है।
तो फर्स्ट है कि लेटराइट, तो लेटराइट में जो पोटेशियम, लाल मृदा में फास्फोरस और लवण में कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें बताना है। तो देखो अगर न्यून तत्व की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो ये पोटेशियम नहीं पाया जाता है, इसके साथ साथ ना तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम भी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर लेटराइट में बात करें तो फेरस और जो पोटेशियम होता है उसकी मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक है। और लाल मिट्टी जो होती है इसमें भी जो फेरस की मात्रा अधिक होती है और इसमें फास्फोरस और ह्यूमस नहीं होता है, ठीक है। और लवण में बात करें तो इसमें देखो लवण में तो अगर हम बात करें तो इसमें देखो, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन यार, सॉरी इसके लिए फिर से इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें देखो जो लेटराइट मृदा होती है इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ फेरस की मात्रा भी पाई जाती है, मतलब लोहा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये जो लाल मृदा है तो इसमें फास्फोरस की मतलब जो फास्फोरस होता है तो इसकी मात्रा भी पाई जाती है और लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। और नहीं, फास्फोरस की मात्रा नहीं पाई जाती इसमें, जो लाल मृदा है इसमें जो फेरस की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। मतलब लोहा इसमें मतलब काफ़ी मात्रा में होता है, तो Fe होता है इसमें। और लवण में बात करें तो ये जो कैल्शियम होता है, लवण में कैल्शियम नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। इसकी मात्रा इसमें नहीं होती और ना के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर लवण मृदा में बात करें तो इसमें देखो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। तो ये तत्व तो पाए जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि न्यून खनिज जो है वो सुमेलित करना है। तो इसमें देखो कैल्शियम, ये फास्फोरस भी पाया जाता है इसमें और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, तो ये दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ये इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये सुमेलित नहीं है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69। तो इसमें मोटे अनाजों के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ज्वार की खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं के दौरान खेती की जाती है। और सेकंड है कि मक्के की उपज स्तर भारत में सभी मोटे अनाजों में सर्वाधिक है। और थर्ड है कि भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ये देखो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत जो है 4th लार्जेस्ट जो उत्पादक है मोटे अनाजों का। पहला स्थान आता है तुम्हारा चाइना का, ठीक है, जो मोटे अनाजों में है। और नहीं, यूएसए का पहला स्थान आता है, यूएसए। चाइना सेकेंड है और ब्राज़ील 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। और ये दोनों तो हमारा स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो प्रकार दिए हुए हैं और क्या विशेषताएं हुई हैं, ठीक है। तो फॉर्म वानिकी की बात की जा रही है, तो इसमें कृषि फार्मों पर व्यावसायिक वृक्ष उगाना। मिश्रित वानिकी, तो इसमें बिखरे हुए चारा वृक्षों के साथ चारा घास उगाना। और मनो विनोद वानिकी, तो ये फूल वाले वृक्ष और झाड़ियाँ उगाना, ठीक है। तो ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है, क्योंकि ये दी हुई हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया कि प्रवास के संदर्भ में बताना है कि किसे प्रतिकर्ष कारक माना जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक उपद्रव है, शांति और स्थिरता है, और थर्ड है कि रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जो राजनीतिक उपद्रव के कारण ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये प्रतिकर्षण की, इसलिए जो हम बात करें तो रहन सहन की अच्छी दशाएं होगी, तो वहाँ पे तो ये नहीं हो पाएगा ना। तो ये शांति की स्थिरता वाली जो हाँ होंगी, जहाँ मतलब लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, शांति है, स्थिरता है, तो वो लोग आप जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्यों कोई प्रवास करेगा कहीं पे, ठीक है। तो ये प्रवास नहीं करते हैं। लेकिन राजनीतिक उपद्रव है, जाति का भेदभाव है, वहाँ दंगे हो रहे हैं, तो ये लोग प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, और बाकी तो हमारे सारे मतलब ये दशाएँ अच्छी हैं। नेक्स्ट है हमारा 72। तो इसमें कहा गया कि आश्रित अनुपात के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह कार्यशील आयु की जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या का अनुपात। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में कि कार्यशील आयु की जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या का अनुपात, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो आश्रित जनसंख्या का अनुपात होता है
तो इसमें अगर हम आश्रित की बात करें तो इसमें जो 15 से कम आयु वर्ग के और 64 वर्ष के आयु वर्ग के जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनकी और जो 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के बीच का अनुपात निकाला जाता है उसे ही आश्रित अनुपात के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सेकेंड सही है, क्योंकि गिरता आश्रित अनुपात आर्थिक समृद्धि और मतलब आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत हो सकता है, क्योंकि जब कम लोग बेरोजगार होंगे, मतलब जब आश्रित कम होंगे तो लोगों के पास जो इनकम होगी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उनकी वेस्ट इनकम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि परिमाणानुसार भारत का लगभग 90% बाह्य व्यापार पत्तनों के माध्यम से होता है, ठीक है। और सेकेंड है कि भारत में देश की कुल समुद्री माल यातायात का लगभग 45% और गैर प्रमुख पत्तनों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो बाह्य पत्तन के आधार पे जितना हमारा व्यापार होता है वो 90% तक इनसे बाह्य पत्तनों के द्वारा ही होता है व्यापार, ठीक है। और 45% गैर पत्तन के माध्यम से होता है, जो यातायात का माल होता है समुद्री से, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा गया कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक ठंडी जलधारा है जो यूरोप के पूर्वी भाग में शुष्कन प्रभाव पैदा करती है, ठीक है। सेकेंड है कि यह बाल्टिक सागर से होकर बहती है। तो जो ये कहा गया है, तो इसमें देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर से होकर बहती है, और लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये एक ठंडी धारा नहीं है, ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो 1230 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और ये यूरोप और उत्तरी जो रूस है, ठीक है, उसके जो गैस भंडार हैं उससे जोड़ती है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है हमारा 75। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राधानगरी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में मानव गतिविधियां पूर्ण प्रतिबंधित होती हैं, और सेकेंड है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो व्यावसायिक और जो ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, मतलब कमर्शियल और ह्यूमन एक्टिविटी को इसमें बैन किया जाता है, लेकिन अन्य चीज़ें हो सकती हैं जैसे पर्यटन है या अन्य जो मतलब रिसर्च करना है कोई चीज़, तो ये मतलब खुला होती है उसके लिए है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया है कि वे दक्षिणी अफ्रीका के प्राचीनतम निवासी हैं, उनका घर विशाल कालाहारी मरुस्थल में है, वे अफ्रीका के प्राचीनतम सांस्कृतिक समूह के अवशेष हैं, वास्तविक होमोसोपियंस मूल जिनसे अफ्रीका की निग्रोइड लोगों का उद्भव हुआ है के आनुवंशिक रूप से निकटतम उत्तरजीवी लोग हैं, और वे सामान्यतः हल्के पीले रंग की त्वचा के साथ कद में छोटे होते हैं, जिनमें जीवन काल में बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये किस जनजाति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो तुआरेंग है, बुशमैन है, बेदुइन है और मसाई है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो ये विशेषताएं हैं, तो ये तो हमारी जो बुशमैन है, ठीक है, ये जो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं, उन्हीं की सारी विशेषताएं बताई गई हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 77। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं। तो उर्वरक और पोषक तत्वों की हानि कम से कम होती है, ठीक है। सेकेंड है कि मृदा की अंतः साधन क्षमता बढ़ जाती है, और थर्ड है कि यह खेतों को समतल करने की आवश्यकता को कम करता है, और अनियंत्रित पुनर्चक्रित जल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। तो नहीं, इसका जो पुनर्चक्रित जल का प्रभावी रूप से इसका प्रयोग नहीं हम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, लेकिन तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, क्योंकि पोषक तत्वों
का जो हानि होती है वो कम कम से कम होती है, और मतलब जो सिंचाई की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और खेतों को समतल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बूंद बूंद में जो पौधे की जड़ होती है उसी के जड़ में भी पानी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 78। तो इसमें कहा गया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के निम्न विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक कारक उत्तरदायी हैं। तो फर्स्ट है कि अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता, सेकेंड है कि वृक्षों के समजात समूहों का अभाव, और थर्ड है कि छोटी और पौष्टिक घास। ठीक है, तो ये अगर बात करें इसमें जो भूमध्य रेखी के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें देखो यहाँ अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता नहीं होती है, यहाँ मतलब सामान्य मौसम होता है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ही होती है और ना ज़्यादा मतलब ठंडी होती है। ठीक है, तो सामान्य मौसम होता है, कम आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि समजात समूह यहाँ कहाँ मतलब वृक्षों के समजात समूह का अभाव होता है, और छोटी और पौष्टिक घास यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3 स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 79। तो इसमें कहा गया कि नदियों को आपस में जोड़ने के संदर्भ में बताना है कि कौन सी नदी हिमालयी घटक का भाग है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा, महानदी, कोसी, मेची। ठीक है, मतलब आज पेन नहीं चल रहा है यार, सही पता नहीं क्यों, ये कभी कभी गड़बड़ कर जाता है मेरा पेन, तो ये चलता सही से नहीं है। ठीक है, इसीलिए आज प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, कल से देखते हैं इसको। ठीक है, इसको सुधारते हैं। तो इसमें बताना है, तो इसमें देखो ये जो हिमालय से संबंधित नहीं है, हिमालयी घटक से जो संबंधित नहीं है, उनके बारे में बताना है, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें स्वर्ण रेखा महानदी है, और कोसी मेची है, वेदती वर्धा है, और केन बेतवा है। ठीक है, तो इसमें देखो स्वर्ण रेखा और कोसी मेची है, ये तो हिमालयी नदियों के लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन वेदरा है, ये तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जिनको एक में जोड़ा जा रहा है, और केन बेतवा तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये योजना थी। ठीक है, तो ये हमारी हिमालयी नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 80 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म सिंचाई के बारे में कौन से उसके संभावित लाभ हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि ढलान वाली जो ढलान वाली या अनियमित आकार की भूमि के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, सेकेंड है कि इसे फसल की पैदावार बढ़ सकती है, और इससे उर्वरक की खपत कम हो सकती है। ठीक है, तो दो जो ये स्थितियां दी गई हैं, तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि उससे जो है हमको उर्वरक की कम खपत होती है, और ये सब चीज़ें अनुकूल होती हैं सूक्ष्म सिंचाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 81। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को ISO 170/20/12 के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है। इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो ये मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये गलत है, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो ये सभी क्षेत्र का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करता है, ना कि केवल एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ये गलत है। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, तो ये कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो है ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आता है, और ये स्वायत्त और एक गैर लाभकारी जो निकाय है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 82। तो इसमें कहा गया कि मूल रूप से पृथक कस्बों या शहरों के विलय से उत्पन्न शहरी विकास का बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं। तो मेगालोपोलिस है। ठीक है, उपनगरीय विस्तार है, मिलियन सिटी है, या पल्ली है। ठीक है, तो देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये उपनगरीय क्षेत्र होता है, जो मतलब एक पृथक कस्बों से मतलब मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 83। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन स्थानबद्ध कृषि का वर्णन करता है। ठीक है, तो स्थानिक कृषि के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि भूस्वामियों द्वारा खेतों को कृषि हेतु काश्तकारों को किराए पर देना। बी है कि छोटे जोतों पर किसानों और उनके परिवार की निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल फल और सब्जियों की खेती। और सी है कि वह कृषि पद्धति जिसमें वर्ष दर वर्ष भूमि के एक टुकड़े का
एक ही फसल उगाई जाती है, मतलब एक जैसे एग्रीकल्चर का ये टुकड़ा होगा, उसमें जैसे अभी धान ही मतलब वर्ष भर एक टुकड़े पर ही मतलब हमेशा इस पे कृषि की जाती है, इसे बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। और डी है कि चक्रानुक्रमिक कृषि, जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ किया जाता है और फिर कुछ वर्षों के बाद उर्वरक को पुनः प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह वह कृषि पद्धति होती है जिसमें वर्ष दर वर्ष भूमि के एक टुकड़े पर ही फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रकार हमने बताया, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, स्थानबद्ध कृषि के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें कहा गया कि भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, सेकेंड है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है, और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में गुजरात की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। तो देखो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें गुजरात की सर्वाधिक भागीदारी नहीं है। ये जो भारत में राजमार्गों की अगर लंबाई की हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और यूपी में जो है ये सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और फर्स्ट जो कहा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट में तो इसमें कहा गया कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि पहला यूएसए सबसे बड़ा नेटवर्क है जो सड़क का है। ठीक है, और इंडिया दूसरा है। और सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि राजमार्गों में ये सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि राजमार्ग की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, सेकेंड इंडिया में है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें कहा गया कि विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जल विद्युत की विश्व के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 50% से कम हिस्सेदारी है। सेकेंड है कि वैश्विक स्तर पर भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। और थर्ड है कि आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो ये गलत है, आइसलैंड में ये भूतापीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता सबसे अधिक नहीं है, ये यूएसए में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर जो बात की जा रही है कि भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये चीन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चीन में 208 जो गीगावाट आपको एनर्जी देखने को मिलेगी सौर ऊर्जा के स्तर पर। लेकिन अगर इंडिया में अभी बात करें तो इंडिया में अभी 35 गीगावाट ही है। ठीक है, 35 गीगावाट ही है। ठीक है, तो ये बहुत कम है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो कहा गया है कि तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें विश्व के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अगर हम बात करें तो लगभग इसका विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है 60% ऊर्जा का। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो तीनों हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 86 इसमें कहा गया है कि कंवर झील के नाम से भी जाने जाने वाली यह आर्द्र भूमि हिंद गंगा के मैदान में स्थित या मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ठीक है, और यह लाल सिर वाले गिद्ध और मिलनसार लैपविंग जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का आश्रय स्थल है। ठीक है, और इसे हाल ही में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत संरक्षित आर्द्रभूमि नामित किया गया है। तो ये किस आर्द्रभूमि के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो कंजली झील है, या आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, या करताब आर्द्रभूमि है, या समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन बताई जा रही है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सबसे सटीक है, क्योंकि करताब आर्द्रभूमि है, यहीं पे ये मतलब विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ जो हिंद गंगा के मैदान में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 87। तो इसमें कहा गया कि स्पष्ट भूवैज्ञानिक संभाव यानी ओजीपी एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज निक्षेप अधिक मात्रा में अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत द्वारा अपने कुल ओजीपी क्षेत्र का 50%
अधिक का अन्वेषण कर लिया गया है, जो मतलब उसका क्षेत्र है, ठीक है। और वर्तमान में भारत कुल ओजीपी क्षेत्र के लगभग 10% का खनन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक ओजीपी क्षेत्र का लगभग अभी तक 1.5% ही ये खनन कर पाया है। और अगर जो इसका जो अन्वेषण क्षेत्र की बात करें तो ये 10% है, ठीक है, ना कि 50%। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 88। तो इसमें कहा गया है कि ऊर्ध्वाधर खेती के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि यह प्रकाश और तापमान की कृत्रिम स्थितियों के अंतर्गत फसलों की वर्ष भर खेती को संभव बनाता है। और सेकंड है कि इसे परंपरागत कृषि विधियों की तुलना में कम जल और कीटनाशक का उपयोग होता है इससे, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसका। तो अगर इसमें बात करें तो देखो, जो ऊर्ध्वाधर खेती होती है उसके बारे में ये दोनों सिचुएशन सही हैं, क्योंकि जो इसके लिए प्रकाश और तापमान की कृत्रिम स्थितियों के अंतर्गत फसल की वर्ष भर खेती करना संभव होता है। और इससे क्या होता है कि जल और कीटनाशक का उपयोग कम किया जाता है इसमें, ठीक है, जो परंपरागत गतिविधियों से इसकी खेती की जाती है। तो हमारा जो है ये सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 89। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में रही पर्ल नदी के बारे में बताना है, ये सुर्खियों में क्यों थी, ठीक है। तो ये दक्षिण चीन सागर में, तो मतलब ये किस सागर में मिलती है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि दक्षिण चीन सागर, और पूर्वी चीन सागर, पीत सागर, और ये जापान सागर, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो ऑप्शन सही है इसका 89 का ए ऑप्शन, ठीक है। ये दक्षिण चीन सागर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थी जो कोविड-19 की समय पे यहाँ पे जो ये चीन की पिंक डॉल्फिन होती हैं, ठीक है, उनको इस नदी में बहुत मतलब ये जो चाइना की पिंक डॉल्फिन थी वो इस नदी में बहुत तेज़ी से वापस आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में थी। और ये जो मकाओ और हांगकांग के बीच जो क्षेत्र है वहीं पे ये मतलब देखने को मिलती है, ठीक है। और वैसे भी ये न्यूज में थी, क्योंकि जो ये हांगकांग है ये यही पर्ल नदी इसी मतलब हांगकांग के करीब है, तब उसके किनारे पर स्थित है। और वहाँ हांगकांग में अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, लॉ को लेकर। तो उसी के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी देश है जिससे हमारे विवाद चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण बस्ती का रैखिक प्रतिरूप सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भौगोलिक भूमि के साथ पाया जाता है। तो नदी है, झील है, या चौड़ा अंतरा पर्वतीय घाटी है, और राजमार्ग है, ठीक है। तो अगर रैखिक की बात करें तो देखो, राजमार्ग जैसे ये हो गया हमारा रोड, ठीक है, इसके आसपास जो अधिवास पाया जाएगा तो ये हमारा रैखिक होता है, ठीक है। तो ये हमारा होगा। और नदी जो सीधी होती है उसके आसपास भी ये देखने को मिलता है। लेकिन झील और जो ये चौड़ा अंतरा पर्वतीय घाटी है तो उसमें इस प्रकार का ये अधिवास नहीं पाया जाता। झील के किनारे तो अर्धवृत्ताकार ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और ये घाटियों में तो छोटे छोटे छुटपुट वो आकार पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये 2 और 3 गलत हो गए, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा सही है स्टेटमेंट इसका। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 91। तो इसमें मत्स्य आखेट और मत्स्य पालन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि मत्स्य आखेट में प्राकृतिक जल निकाय से जलीय जंतुओं को पकड़ना सम्मिलित है, जबकि मत्स्य पालन में जलीय जंतुओं को एक सीमित वातावरण में पालना शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वैश्विक मत्स्य आखेट उत्पादन मत्स्य पालन उत्पादन की जो मत्स्य उत्पादन के दोगुने से अधिक होता है, ठीक है। तो देखो, जो ये मत्स्य पालन की बात की जा रही है, तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बातें की जा रही हैं तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आखेट होता है वो जो प्राकृतिक जैसे जल है, नदी है या समुद्र है, उससे मछली पकड़ लाओ, ठीक है। लेकिन जो पशुपालन जो मछली पालन किया जाता है जो कृत्रिम रूप से, तो एक तालाब या मतलब क्षेत्र होता है, उसको पूरा सेफ्टी होती है उसकी, और उसी में उसका पालन होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। लेकिन फर्स्ट वाला सेकंड वाला गलत है, क्योंकि मत्स्य पालन उत्पादन जो होता है वो आखेट के जो मत्स्य पालन आखेट उत्पादन मत्स्य पालन उत्पादन के दोगुने से अधिक होता है। तो नहीं, ये मत्स्य पालन में ज़्यादा देखने को मिलता है, ना कि आखेट में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें कहा गया कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में मत्स्य उद्योग के विकास के बारे में बताना है कि कौन से कारण उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक का संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। सेकंड है कि ठंडी लेब्राडोर धारा और गर्म 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 गर्म
गल्फ स्ट्रीम अभिसरण, ठीक है, जो यहाँ मतलब ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं। और थर्ड है कि जलपोत निर्माण उद्योग की उपस्थिति। तो ये दोनों स्थितियां सही हैं, सेकेंड और थर्ड वाली, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि इसमें संकीर्ण महाद्वीपीय जो शेल्फ पाया जाता है, ठीक है, ये उसके लिए जो है मत्स्य उद्योग के लिए जो है अनुकूल नहीं होता है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 93, इसमें कहा गया कि मिश्रित सस्यन के बारे में बताना है, इसके कौन से लाभ हैं, ठीक है। तो मृदा की उर्वरता में सुधार लाना, ठीक है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट, और ये जो रोगों की घटना में कमी और खरपतवार का दमन करना, पैदावार में सुधार करना। तो ये चारों स्थितियां ये इम्पोर्टेंट हैं इसके लिए, जो मतलब मिश्रित सस्यन से इन चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं और सस्टेनेबल वे में हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा 94, तो इसमें कहा गया कि फर्टिगेशन के बारे में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह सिंचाई जल के साथ उर्वरक का अनुपयोग। सेकेंड है कि यह जल में घुलनशील उर्वरकों के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है। और थर्ड है कि यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का स्थान ले सकता है। तो नहीं, ये पारंपरिक सिंचाई का स्थान नहीं ले सकता है, तो ये हमारा गलत है। और फर्स्ट सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है क्योंकि घुलनशील उर्वरकों के साथ अच्छी तरह से नहीं कार्य करता। तो नहीं, ये इसमें क्या होता है कि जो उर्वरक होते हैं जो घुलनशील होते हैं उनको पानी के साथ दिया जाता है फर्टिगेशन में, ठीक है, मतलब पौधों को पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी प्रोवाइड कराना जो घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में, तो उसी को फर्टिगेशन कहते हैं। तो ये स्थितियां अच्छी हैं उसके लिए, तो हमारा ए वाला ऑप्शन केवल सही है क्योंकि जल के साथ उर्वरक का उपयोग किया जाता है इसमें। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है और 2 और 3 हमारे गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 95, इसमें हाल ही में द फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह विश्व बैंक द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा, ठीक है। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन सही है, जो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जो द फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई है। और इसमें कहा गया है कि इसमें बताया गया है कि जो नौकरियां हैं जो भविष्य में उनमें जो परिवर्तन हो रहा है उनका पता लगाना और नौकरियों एवं उनके जो कौशल का आकलन करना है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात की गई है इस रिपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96, तो इसमें कहा गया कि महासागरीय मार्गों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर विदेशी व्यापार संयुक्त रूप से शेष विश्व की तुलना में अधिक हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि बिंग ट्रंक रूट जो है ये बिंग ट्रंक रूट उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। और थर्ड है कि पनामा नहर न्यूयॉर्क और सेंट फ्रांसिस्को के बीच की दूरी कम करती है। तो सही बात है, ये पनामा नहर जो होती है इसके बीच की दूरी कम कर देती है, वरना पूरा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसको पूरा पार करके तब जाना पड़ता था इसमें, ठीक है। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो बात की जा रही है इसमें, तो अगर इसमें बात की जा रही है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि अटलांटिक जो समुद्री मार्ग पर विदेशी व्यापार संयुक्त रूप से विशेष जो संयुक्त रूप से शेष विश्व की तुलना में अधिक है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये सेकंड वाला जो गलत है क्योंकि ये प्रशांत महासागर में नहीं, ये आपको अटलांटिक महासागर में मिलेगा। और ये इसमें क्या होता है कि जो विश्व का 1/4 ट्रेड होता है वो इसी मार्ग से होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 97, इसमें कहा गया है कि भारत में रेल मार्गों द्वारा माल परिवहन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भारत में माल परिवहन में रेलवे का योगदान 50% से अधिक है। और सेकंड है कि भारतीय रेल विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़ी माल परिवहन रेलवे प्रणाली है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो इसमें सेकंड वाला तो सही स्टेटमेंट हमारा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भारत जो है भारतीय रेल विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी माल परिवहन रेलवे प्रणाली है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाले में कहा गया कि 50% से अधिक जो है माल का परिवहन करता है, तो नहीं, ये गलत है। इसमें ये अब इसका भाग रह गया है 33%, ठीक है, 1/3, मतलब जो इंडिया का है उसका 1/3 इसमें रह गया है।
जो इसका परिवहन किया जाता है, सड़क परिवहन के द्वारा सबसे ज़्यादा, रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है 63%। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 98। तो इसमें कहा गया कि भारत की जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा श्रम बल उपलब्ध है। सेकेंड है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी दर अधिक है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि केवल, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है भारत की जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें तो सही है, क्योंकि इसमें जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला कहा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा श्रम बल है, तो ये नहीं, ये चाइना का सबसे बड़ा है, सेकेंड पोजीशन पर इंडिया है। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है कौन है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड तो हमारा सही ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आजकल सेकेंड लास्ट। तो इसमें कहा गया कि महासागरों और समुद्रों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। तो फर्स्ट है कि महासागर की सतह और तल के जल के मध्य तापमान संबंध अंतर। ठीक है, और निम्न ज्वार से उच्च ज्वार तक जल की ऊंचाई में अंतर। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये जो समुद्री महासागरों और समुद्रों में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ये दोनों बहुत ही सहायक होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट। तो इसमें गैस क्षेत्र और राज्य दिए भी हैं। ठीक है, तो रावा है आंध्र प्रदेश का, खुबाल है त्रिपुरा का, हजीरा है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो देखो ये हजीरा महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गुजरात में दाहेज है और मुद्रा भी है यहीं पे। ठीक है, गैस संयंत्र इसके मतलब गैस वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, और ये खुबाब ये त्रिपुरा में है, और जो रावा है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, तो हमारा सही हो गया ए वाला ऑप्शन। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो असम में है वो शिव सागर गैस संयंत्र है। और अगर बात करें ये जो तुम्हारा महाराष्ट्र में है जो मुंबई अपतटीय क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश में कावेरी बेसिन है। ठीक है, तो हमारे जो आज के ये 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, मैं कुछ बता पा रहा हूँ, तो आपको कुछ अगर समझ में आ रहा है, तो उन चीज़ों को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसे लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।